अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो इससे पहले दो टॉपिक्स के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ही कर रहे हैं। एक इससे पहले हमने एप्लीकेशन की थी गॉसेस लॉ की, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, चार्ज शीट का। आज इसकी तीसरी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट। तो आज हमने जो कैलकुलेट करना है कि हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट हैं, उनके दरमियान में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को हम लोग एक दूसरे कंडक्टर के नज़दीक लेके आएंगे तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, रिपेल और नेगेटिव को जो है ये अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से जितना यहाँ पर चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चूँकि पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और चार्ज जो होगा वो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट से क्या मुराद है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट से मुराद है कि जो चार्ज है इनके दरमियान में जो फासला है वो बराबर होगा। हर चार्ज दूसरे चार्ज से एक इक्वल फासले के ऊपर पड़ा होगा। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ भी हमारे पास जो चार्जेस हैं ये क्या होंगे, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब हमने किया क्या है कि दो जो प्लेट्स हैं, ये वाली, एक प्लेट ये वाली इस तरह से और एक प्लेट ये वाली इस तरह से, इनके दरमियान में हमने वैक्यूम को रखा हुआ है, सेपरेटेड है ये बाय वैक्यूम से। तो वैक्यूम इनके दरमियान में हमने रखा हुआ है, मतलब वैक्यूम यूँ समझने कि कोई इनके दरमियान में मीडियम नहीं है। तो अब ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है वो ए है और इसके ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है। टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास क्यू है। तो यहाँ से हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी जिसको हम नाम देंगे सिग्मा का, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो टोटल चार्ज को अगर हम एरिया पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर आ गई? चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो ये आ गया चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने यही जो दो प्लेट्स हैं इनकी जो शेप है, इनको अभी ये वर्टिकल पड़े हैं, अब हमने इनको हॉरिजॉन्टल या वो रख लेना है। तो ये हमारे पास ऊपर पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और ये नीचे जो है यहाँ पर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, किया कुछ नहीं है, जस्ट इनकी ओरिएंटेशन चेंज की है। पहले ये वर्टिकल थे, अब इनको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया है। अब जो चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो चार्ज है पहले इसकी इनर सरफेस में था, ठीक है, अब जो सारा चार्ज है वो आ गया इसकी आउटर सरफेस के अंदर। तो ये हमारे पास प्लेट्स हैं, ये हमारे पास चार्ज प्लेट है और सारा जो चार्ज है ये इसकी इनर सरफेस में आ गया है, अंदर की तरफ आ गया है। क्योंकि इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से जो चार्ज इनर सरफेस पे था, यहाँ पर इसके अंदर था, वो अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने लेनी है गॉसियन सरफेस। अब जानते हैं जब भी हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम हमेशा एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, वो हमेशा क्लोज फॉर्म में होती है। ठीक है, उसको, उसकी जो चॉइस होती है उसको लेने की, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमने उसको कैसी शेप उसकी लेनी है। इससे जो पिछले दो टॉपिक मैंने करवाए हैं, एक हमने किया था हॉलो स्फीयर वाला, उसके अंदर हमने उसको स्फीयर की फॉर्म में लिया था गॉसियन सरफेस को, और उससे पिछला अगला जो टॉपिक है उसमें हमने उसको सिलेंडर की फॉर्म में लिया था। लेकिन अब हम यहाँ पर उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लेंगे।
और रेक्टेंगल की फॉर्म में लेने के बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कहाँ पे रखना है। तो जो हमारी बुक है उसके अंदर हमने क्या किया है कि एक उसकी जो अपर जो उसका साइड है वो हमने ऊपर ले लिया है प्लेट के अंदर, और बाकी को जो है वो हमने प्लेट के अंदर लिया है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये अपर साइड जो है वो प्लेट के अंदर है, ये नजर आ रही होगी आपको, और बाकी जो है वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास प्लेट के अंदर है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन साइड को नाम दे देते हैं, साइड ए, साइड बी, सी और डी। चूंकि ये सरफेस है तो ए बी जो है वो एक्चुअल में एरिया होगा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है साइड्स का। अब देखें यहाँ पर कि अगर ये हमारे पास साइड ए सी हम लें, ये वाली, तो इसके ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा वो या तो इस तरफ को होगा या वो वेक्टर एरिया इस तरफ को होगा, जो इसके क्या नाम है उसका, जो इसके नॉर्मल होगा। ये हमारे पास प्लेट है इस तरह से पड़ी हुई, ठीक है, और ये हमने एक साइड ली है इस तरह से, ये एक साइड ली है। तो ये साइड जो है इसके ऊपर वेक्टर एरिया या ये वाला होगा या फिर वेक्टर एरिया ये वाला होगा। तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में ले लें। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसके साथ हमेशा ये एंगल कौन सा बनाएंगी, 90 के एंगल। चाहे आप लेफ्ट साइड पे वेक्टर एरिया ले लें, चाहे आप राइट साइड पे वेक्टर एरिया ले लें, दोनों के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 90 के एंगल पे ही होगी। इसी तरह से ये जो प्लेट है ये वाली, इस तरह से इसके ऊपर भी वेक्टर एरिया या इस तरफ को होगा, इस तरह से ये वाला, या इस तरफ को होगा ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर एरिया ये लेते हैं A1 या A, या फिर यहाँ पर वेक्टर एरिया हम लेते हैं A, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा, 90 का होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर लेते हैं वेक्टर एरिया, ये हमारे पास साइड ACD है, यहाँ पर वेक्टर एरिया ये होगा, तो यहाँ पर वेक्टर एरिया ये आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ऊपर वाला जो एंड है ये वाला, ये इनसाइड पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो होगी, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं ए बी का। फ्लक्स ऑफ ए बी ये इज इक्वल टू होगा, ई जो है यहाँ पे जीरो है, तो 0 इंटू ए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है जी। इसके बाद फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं बी डी का। तो फ्लक्स ऑफ बी डी ये इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ई डॉट ए। अब इनके दरमियान में एंगल ये 90 डिग्री का है, तो ये बन जाएगा ई ए कोज ऑफ 90 डिग्री, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0 पे, क्योंकि कोज 90 जो है ये 0 के बराबर होता है। इसी तरह से फ्लक्स डी सी का कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स डी सी इज इक्वल टू ये आएगा ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कोज ऑफ 0 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास ई ए के बराबर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ई, और ये हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो इसलिए इनके दरमियान में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, और कोस 0 जो है ये 1 के बराबर होता है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सी ए की। तो फ्लक्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट ए, और इज इक्वल टू होगा ये ई ए कोस ऑफ 90 डिग्री, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, क्योंकि इनके दरमियान में ये इसकी एरिया की डायरेक्शन, और ये नीचे को जो है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दोनों के दरमियान में एंगल 90, ये 0 हो जाएगा। टोटल फ्लक्स इसके बराबर आएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स, ये आ जाएगा ई ए, और प्लस जो है वो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा ई ए के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू
गॉसेस लॉ, हाँ जी, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज क्यू। अब जो टोटल चार्ज क्यू है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ये ए इधर आ जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। तो ये जो क्यू की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 को 2 को कंपेयर 1 एंड 2। तो ये कंपेयर करेंगे, ये भी फ्लक्स है और ये भी हमारे पास फ्लक्स है ये वाला, तो इसको कंपेयर करें तो आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी वेक्टर फॉर्म इस तरह वेक्टर डालेंगे और साथ में ये यूनिट वेक्टर आर आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, जो इससे पिछला टॉपिक था उसमें हमारे पास ई इज इक्वल टू आया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो हाफ था इसका। तो इससे मुराद ये है कि जब हमारे पास दो प्लेट्स आ जाएंगी, ये दो प्लेट एक्चुअल में एक प्लेट का होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी प्लेट का होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करें, दोनों को एडअप करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो जो पैरेलल शीट शीट होती है चार शीट, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दो प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से हाफ होती है। ठीक है, हाफ क्यों होती है उसकी रीज़न देख लीजिएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ को होगी ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इसी तरफ को होगी ई पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे को क्या करेगी सपोर्ट करेगी, तो ये हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। सिंगल शीट की डबल नहीं होती, सिंगल शीट में एक ही रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, सुपर इम्पोज होगी। सुपर इम्पोज होने की वजह से इन दोनों को हम सम अप कर देंगे, सम अप करने से इनका जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। इसलिए जो शीट होती है, शीट का जो फार्मूला आता है हमारे पास वो आता है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई ऑफ पैरेलल प्लेट्स 2 इंटू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब एक प्लेट को हमने दो प्लेट बना दिया, दो शीट बना दिया। ये पहली शीट थी, इसकी वजह से आया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी शीट है उसकी वजह से भी आया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हमने जमा किया तो दोनों जमा करने से हमारे पास क्या आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं। सपोर्ट करने की वजह से इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो एक सिंगल शीट की वजह से डबल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो MCQs है वो पेपर में आ सकते हैं कि अगर हम लोग इसकी जो है वो इसके दरमियान में मीडियम रख दें, क्योंकि मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जितनी वैल्यू ज़्यादा रखेंगे मतलब 2 रखेंगे तो ये 2 टाइम कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है जी। अगर चार्ज को बढ़ाते हैं तो चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग बहुत सारे MCQs जो है वो उनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अल्लाह हाफिज़।